दोस्तों, सीए क्लास में आपका स्वागत है। आज हम भारत के संविधान के एक महत्वपूर्ण भाग 5 के अंतर्गत भारत के संवैधानिक प्रमुख या हम इसे भारत के प्रथम नागरिक कह सकते हैं, राष्ट्रपति के बारे में अध्ययन करेंगे। राष्ट्रपति देश का प्रमुख होता है, साथ ही साथ ये भारत की जो कार्यपालक शक्ति होती है उसका सबसे बड़ा प्रमुख होता है, संवैधानिक प्रमुख कह सकते हैं इसे। तो भारत का संविधान के भाग 5 में केंद्रीय सरकार का प्रावधान है। इससे पहले हम भारतीय संविधान के भागों का एक ओवरव्यू ले चुके हैं। पहले भाग में केंद्र और राज्य संबंध की बात की गई है। भारतीय संविधान के भाग 2 में नागरिकता है और भारतीय संविधान के भाग 3 के अंतर्गत मूल अधिकार, जिसे हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, और भाग 4 में डीपीएसपी, और 4A के अंतर्गत आता है मौलिक कर्तव्य, और भाग 5 में आता है केंद्र सरकार, 6 में राज्य सरकार आती है। तो 5 जिसमें केंद्रीय सरकार आती है उसके अंतर्गत राष्ट्रपति भी केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है। तो भाग 5 के अनुच्छेद नंबर 52 से राष्ट्रपति का प्रावधान किया गया है। 52 में लिखा है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, भारत का सबसे बड़ा जो प्रमुख होगा वो राष्ट्रपति होगा। और 53 में लिखा हुआ है संविधान के अनुच्छेद कि संघ की कार्यपालक शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। तो आप इसे ओवरव्यू के तौर पर देखें, ऊपर से अगर आप इसका क्रक्स अगर लें तो आपको ऐसे समझ में आएगा कि भारत का सबसे बड़ा जो पद होगा वो राष्ट्रपति का होगा, क्योंकि वो संघ की कार्यपालक शक्ति जो होती है उसका प्रमुख है। तो अगर बाहर का कोई विदेशी आदमी अगर भारत के संविधान के अनुच्छेद 53 को पढ़ लेगा तो उसके हिसाब से राष्ट्रपति का पद भारतीय संविधान में लिखा हुआ है और ये सबसे बड़ा पद होना चाहिए, इसकी पावर काफ़ी होनी चाहिए। लेकिन व्यवहारिक तौर पर ऐसा नहीं है, क्योंकि उसने आगे के अनुच्छेदों को नहीं पढ़ा है। तो आगे के अनुच्छेद हम पढ़ेंगे, उसके अंतर्गत आपको जानकारी मिलती जाएगी कि राष्ट्रपति के पास कितनी पावर है। 54 में राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित निर्वाचक मंडल की बात कही है। निर्वाचक मंडल से तात्पर्य होता है कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो प्रत्यक्ष चुनाव होता है, और इसकी जो प्रक्रिया है वो 55 में लिखी हुई है कि उसकी रीति क्या होगी। तो हम इसके निर्वाचक मंडल को पढ़ते हैं कि इसमें निर्वाचक मंडल क्या होता है। तो राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल से तात्पर्य है कि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए एक निर्वाचक मंडल इसलिए चुना जाता है क्योंकि इसके चुनाव प्रत्यक्ष होते हैं, इसके चुनाव प्रत्यक्ष नहीं होते हैं। साथ ही साथ इसके चुनाव में सिर्फ संसद के 2 सदन, लोकसभा और राज्यसभा, दोनों के ही सदस्य भाग लेते हैं। लेकिन इसमें वो सदस्य भाग नहीं लेते हैं जिनको राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। मतलब कि संसद के अंदर लोकसभा और राज्यसभा के सभी सांसद इसमें भाग लेंगे, उसमें से माइनस कर दिए जाएंगे, उनमें से वो शामिल नहीं होंगे जिसका मनोनीत खुद राष्ट्रपति करता है। जैसे कि राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। इसके अलावा लोकसभा में 2 सदस्यों को किया जाता था अब तक, लेकिन उसको बढ़ाया नहीं है, इसमें एंग्लो इंडियन आते थे, लेकिन इसको क्या कर दिया गया, निरस्त कर दिया गया है। तो अभी सिर्फ 12 सदस्य इसमें भाग नहीं लेंगे राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में। साथ ही साथ संसद के अलावा भारतीय राज्य की विधानसभा के सभी सदस्य यानी जितने भी विधायक होते हैं वो सब इसमें भाग लेते हैं। लेकिन इसमें विधान परिषद यानी उच्च सदन के सदस्य भाग नहीं लेते हैं, क्योंकि उनका चुनाव प्रत्यक्ष नहीं होता है। तो विधायक जितने भी होते हैं वो सब भाग लेते हैं, साथ ही साथ संसद के भी सदस्य भाग लेते हैं। और इनका जो सदस्य होते हैं विधायक वगैरह और राष्ट्रपति, उनका हर एक वोट की एक कीमत होती है, और वो कीमत का जो आकलन है वो किया जाता है किसी भी राज्य का विधायक की जो कीमत है वोटों की, उसकी कीमत का आकलन जनसंख्या से डिवाइड कर देंगे अगर विधायकों की संख्या को, और उसको 1/1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरह से किसी भी राज्य के एक विधायक की कीमत हमें पता पड़ेगी। आप फिर देख सकते हैं कि राज्य के विधायक के वोट की जो कीमत होती है वो जनसंख्या राज्य की और उसके राज्य की विधानसभा के सदस्य डिवाइड करने के बाद उसमें मल्टीप्लाई करना है 1/1000, या उसे बोल सकते हैं 1000 से आपको डिवाइड कर देना है। इससे उस विधायक की कीमत मिलेगी। अब आप इसमें देख सकते हैं कि किसी भी राज्य के विधायक की कीमत किस पर निर्भर करती है। आप जानते होंगे समानुपाती किसके साथ है, जनसंख्या के साथ। तो जनसंख्या जिस राज्य की ज़्यादा होगी वहाँ के विधायक की कीमत राष्ट्रपति के चुनाव में ज़्यादा होगी। यानी उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा होती है विधायक की कीमत राष्ट्रपति के चुनाव में। अब जब विधायकों की कीमत
हर राज्य की मिलने के बाद उन सब विधायकों की कीमत ऐड कर दी जाएगी। सभी विधायक की कीमत का मतलब ध्यान रखना है, वोटों की कीमत हो रही है। तो सभी विधायकों की जो वोट की पावर है उसको आप डिवाइड कर देंगे संसद के सदस्यों से, तो उससे एक सांसद की हमें कीमत मिल जाएगी। यानी कि आपको ध्यान रखना है संसद और राज्य के विधायक सभी की पावर बराबर होगी। ठीक है, आपको ध्यान रखना है वोटों के मामले में, क्योंकि विधायकों की पूरे भारत के 28 राज्य तथा इसमें केंद्र शासित प्रदेश भी आ जाते हैं, दिल्ली प्लस पुदुचेरी। अब चूंकि जम्मू कश्मीर भी इसमें ऐड हो जाएगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर भी यूटी है और जिसमें विधानसभा है, तो वह राज्य जिसकी विधानसभा है, साथ ही साथ वह केंद्र शासित प्रदेश जिसकी विधानसभा है, सदस्य हैं, वो सदस्य भी इसमें भाग लेते हैं। दिल्ली और पुदुचेरी भी इसमें शामिल है निर्वाचक मंडल में। तो हमने पढ़ा कि राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल का चुनाव कैसे किया जाता है, उसकी रीति क्या होती है। तो उसकी रीति के अंतर्गत सभी विधायक तथा राष्ट्रपति के चुनाव में शामिल होने वाले सांसद को एक मतपत्र दिया जाता है और इनका चुनाव एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से होता है। इससे तात्पर्य है कि उनको अपने वरीयता क्रम में अपने वोटों के नंबर को लिखना है। मान लो एक व्यक्ति, एक सांसद को अगर वोट देना है ए व्यक्ति को, तो उसकी प्राथमिकता तय करेगा वो कि वो किस व्यक्ति को पहली प्राथमिकता देगा। तो उसकी प्राथमिकता अगर पहली ए व्यक्ति को है और बी व्यक्ति को उसने दूसरी प्राथमिकता दी है, तो वो पहली बार में जब काउंटिंग होगी तो उसकी एक ही तरफ वोटों की गिनती की जाएगी। तो प्राथमिकता प्रथम वाले सभी सदस्यों के वोटों की गिनती की जाती है और जितने भी सदस्य उस चुनाव में भाग लेते हैं उन सब सदस्यों की एक निश्चित कोटा प्राप्त करना होता है। यानी आप इसमें फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम जो हमारे विधायक और सांसद के चुनाव में होता है या गांव के पंचायत के चुनाव में होता है कि जो व्यक्ति सबसे ज़्यादा वोट प्राप्त करता है उस व्यक्ति को हम विजयी घोषित करते हैं, ऐसा राष्ट्रपति के चुनाव में नहीं होता है। इसका तात्पर्य है कि आपको एक निश्चित कोटा प्राप्त करना ही पड़ेगा, आपको वो क्रॉस मार्क करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको उसमें विजयी घोषित किया जाएगा, ना कि आप सबसे ज़्यादा प्राप्त हैं। तो जो व्यक्ति इस चुनाव में सबसे कम वोट लाता है, मान लो 4 सदस्य हैं, 4 में पहले व्यक्ति को पूरा कोटा नहीं मिला, दूसरे को तो मिलेगा ही नहीं, और 30 और 4, तो चौथा व्यक्ति अगर ऐसी स्थिति अगर पहले व्यक्ति को कोटा प्राप्त नहीं हो पाता है एक व्यक्ति को, तो तीसरे नंबर वाला जो सबसे लास्ट होगा, तीसरा का मतलब अगर चौथा हो 5 हो तो 5वां हो, और 6 होंगे तो छठा वाला, तो जो भी व्यक्ति सबसे अंतिम यानी सबसे कम वोट लेके आता है उसके पहले नंबर के वोट सब कैंसिल करके, यानी उसके पहले, क्योंकि वो सबसे पीछे रह गया है, तो उसके जितने भी वोट होते हैं उन सब वोटों की सेकेंड वरीयता को ध्यान दिया जाता है और उसके दूसरे नंबर की वरीयता जिन जिन लोगों ने दी है उनको ऐड कर दिया जाएगा वापस। यानी कि अगर इसके किसी व्यक्ति ने इसकी वरीयता सबसे पहली दी थी लेकिन इसके बाद दूसरी वरीयता अगर उसने ए को दी है तो उस वोट की गिनती ए की तरफ हो जाएगी। दूसरे सदस्य ने अगर उस दूसरी प्राथमिकता अगर बी को दी है तो वो बी की तरफ चली जाएगी। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि आपको 4 लोगों को अगर चुनाव देना है तो आपको चारों के नंबर डालने पड़ेंगे। आप पहली वरीयता किसको देते हो, दूसरी किसको देते हो, तो उस वरीयता का यूज जब होगा जब चुनाव के अंदर कोटा प्राप्त नहीं करेगा कोई भी प्रत्याशी, साथ ही साथ जो अंतिम प्रत्याशी होगा उसके जितने भी वोट प्राप्त हुए हैं उन वोटों के पहली प्राथमिकता के बाद दूसरी प्राथमिकता को ऐड कर दिया जाएगा जिस जगह उनकी दूसरी प्राथमिकता होगी। और ये प्रक्रिया तब तक दोहराई जाएगी जब तक कि एक व्यक्ति कोटा प्राप्त नहीं कर लेता है। और अभी तक दूसरे मतों की गिनती सिर्फ एक ही बार हुई है, जब बीवी गिरी और नीलम संजीव रेड्डी ये दोनों का चुनाव हुआ था राष्ट्रपति का। उस समय दूसरे मतों की गिनती हुई थी और उसके अंतर्गत बीबी गिरी को विजय घोषित किया गया था। ठीक है, तो 53 में संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है, 52 में राष्ट्रपति के प्रावधान है, 54 में राष्ट्रपति के चुनाव का निर्वाचक मंडल, जिसे हमने भी पढ़ा कि इसमें विधायक राज्य के जितने भी चुने हुए होते हैं, साथ ही साथ सांसद जो चुने हुए हैं, इसमें मनोनीत नहीं आएंगे, और राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति बताई गई एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। 56 के अंतर्गत राष्ट्रपति की पदावधि, इनकी पद का अवधि कितनी होगी, ठीक है, तो उसमें 5 साल की पदावधि होती है और जब तक कि वो काम करते हैं 5 साल तक, अगर उन्हें बीमारी हो जाती है, बाहर चले जाते हैं या खुद से त्यागपत्र दे सकते हैं उपराष्ट्रपति को संबोधित करके। इसके अलावा अगर राष्ट्रपति की अपने कार्यकाल के दौरान ही मृत्यु हो जाती है तो ऐसी स्थिति में उनके पद को उपराष्ट्रपति संभालेंगे सिर्फ 6 महीने तक, और 6 महीने के अंदर चुनाव करा लिए जाएंगे। इसके अलावा पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रताएं, हमारे देश में कोई भी राष्ट्रपति कितनी बार भी बन सकता है, जबकि अमेरिका में सिर्फ 2 बार ही व्यक्ति एक बार राष्ट्रपति बन सकता है, यानी 2 बार कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। लड़ने का मतलब जीत सकता है, तो जीतने का मतलब तभी तो बनेगा वो राष्ट्रपति। राष्ट्रपति निर्वाचन होने के लिए अहर्ताएं, क्या क्या अहर्ता होनी चाहिए,
तो इसके अंतर्गत कोई भी व्यक्ति भारत का पहले क्या हो, नागरिक हो, उसके पास नागरिकता होनी चाहिए, वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, वह किसी भी लाभ के पद पर ना हो। लाभ का पद आप ऐसे सोच सकते हैं कि वो भारत सरकार के अंतर्गत किसी भी नौकरी के पद पर ना हो। इसमें प्रधानमंत्री, अगर कोई भी मंत्री होता है या राज्यपाल होता है तो वो लाभ का पद नहीं माना जाएगा। साथ ही साथ वह लोकसभा सदस्य, ये काफ़ी महत्वपूर्ण शर्त, कि वह लोकसभा सदस्य बनने की सदस्यता रखता हो। आप ऐसे समझो कि वह लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, यानी उसके पास योग्यता लोकसभा के सदस्य बनने की हो। ये शर्तें राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने वाले व्यक्ति को पूरी करनी होती है। वह नागरिक हो भारत का, 35 वर्ष की पूरी कर चुका हो आयु, वह लाभ के पद पर ना हो और लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, तब वह व्यक्ति राष्ट्रपति के पद के लिए योग्य माना जाएगा। शर्तें होती हैं राष्ट्रपति के पद के लिए, आपको शर्तें पूरी करनी होती हैं, जिसके अंतर्गत कोई भी व्यक्ति अगर राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने का इच्छुक है तो उसे अपने साथ 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक उसे रखने पड़ेंगे। यानी 50 अनुमोदक होने चाहिए जिन्होंने अनुमोदन किया हो और 50 प्रस्ताव रखने वाले हों, तथा उसे 15,000 रुपये सिक्योरिटी पे जमा करने पड़ेंगे, सिक्योरिटी के तौर पर जमानत। और अगर वो एक निश्चित कोटा प्राप्त नहीं कर पाता है तो उसकी जो जमानत राशि है वो क्या कर दी जाएगी, जब्त कर ली जाएगी। तो ये दोनों से शर्तें पूरी करनी होती हैं। इसके बाद राष्ट्रपति अगर विजयी होने के बाद उसे शपथ या प्रतिज्ञान दी जाती है और ये शपथ भारत के यानी CJI दिलाते हैं, ठीक है, यानी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के शपथ दिलाते हैं। अगर राष्ट्रपति का शपथ दिलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश तत्कालिक तौर पर ना हो तो जो भी व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में प्रमुख न्यायाधीश होगा, मुख्य न्यायाधीश होगा, जो सबसे ज़्यादा उनमें वरिष्ठ होगा, वो व्यक्ति राष्ट्रपति के लिए शपथ दिलवाएगा। 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया है और राष्ट्रपति के लिए अगर महाभियोग चलाया जाता है तो इसके लिए वह संसद के किसी भी सदन से लाया जा सकता है महाभियोग की प्रक्रिया को, लेकिन इसके लिए कम से कम 1/4 सदस्य, जिस भी सदन से उस प्रस्ताव को लाया जाएगा उसके 1/4 सदस्यों की अनुमति प्रस्ताव होना चाहिए और वह सदन 2/3 बहुमत से उसको पास करेगा, तब वो सदन पास करने के बाद संसद के दूसरे सदन में जाएगा। अगर लोकसभा करती है तो उसकी 1/4 उसको प्रस्ताव करेंगे और 2/3 से पास होने के बाद वो दूसरे सदन मतलब लोकसभा में जाएगा और लोकसभा से राज्यसभा में जाएगा, जिससे भी होगा। उसके बाद वहाँ पर भी सेम प्रक्रिया अपनाई जाएगी और 2/3 बहुमत से वहाँ भी पास होना पड़ेगा। और यदि वो पास हो जाएगा तो जिस दिन से वो पारित हो जाता है उसी दिन से राष्ट्रपति पद से मुक्त हो जाएंगे। इसके लिए राष्ट्रपति को 14 दिन का समय आपको ध्यान रखना है। 14 दिन पूर्व आपको बताना पड़ेगा और राष्ट्रपति अपना पक्ष रखने के लिए खुद या अपने किसी व्यक्ति को, वकील को भेज सकते हैं संसद की प्रक्रिया में। और ऐसी स्थिति में यदि संसद महाभियोग की प्रक्रिया चला रही होती है, महाभियोग प्रक्रिया जिस समय लागू होती है उस समय संसद एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया का काम कर रही होती है, क्योंकि वो एक तरीके से न्यायालय जैसा काम कर रही है, क्योंकि वो जांच वगैरह कर रही है। तो जांच की कमेटी बनाएगी दूसरा सदन और उसमें देखेगा कि ये आरोप सही है, अगर वो सही पाए जाते हैं तो उसको प्रस्ताव को पास कर देंगे। अब ये शर्त किसकी होगी कि किस शर्त के आधार पर किसी व्यक्ति पर महाभियोग लगाया जा सकता है राष्ट्रपति में, तो उसके लिए कदाचार और संवैधानिक पद का दुरुपयोग, यानी असंवैधानिक अगर कोई कार्य करेंगे तो उनके लिए महाभियोग चलाया जा सकता है। अनुच्छेद 62 के अंतर्गत राष्ट्रपति की पद की अगर रिक्ति हो जाती है तो उसके लिए चुनाव कराने का समय दिया गया है कि 6 महीने में कराना पड़ेगा, ठीक है। तब तक क्या करेंगे, उपराष्ट्रपति उस पद को कार्य करेंगे। लेकिन ध्यान रखना है अगर उपराष्ट्रपति भी उस समय ना हो, राष्ट्रपति का पद नहीं है और उपराष्ट्रपति भी उस समय नहीं होते हैं, तो ऐसी स्थिति में भारत के मुख्य न्यायाधीश CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मुख्य न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति का पद तत्कालिक तौर पर कार्यकारक तौर पर उसको धारण करेंगे। भारत के राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई थी उस समय उपराष्ट्रपति BV गिरी उपराष्ट्रपति के पद से राष्ट्रपति के पद पे कार्यवाहक तौर पर थे, लेकिन चुनाव होने के लिए उन्होंने उपराष्ट्रपति का पद छोड़ दिया था। तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति की मृत्यु होने आने के बाद उपराष्ट्रपति पद त्याग करने की स्थिति में भारत के मुख्य न्यायाधीश ने इस पद को संभाला, ठीक है। 71 के अंतर्गत 65 में उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है यदि राष्ट्रपति विदेश चले जाते हैं, बीमार हो जाते हैं या वो त्यागपत्र देती हैं या उनकी मृत्यु हो जाती है। ऐसी स्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद के धारण करेंगे। 71 के अंदर राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित मामले, ये महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। इसमें सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित निर्णयों को सुनेगा। इनकी सुनवाई सिर्फ कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट।
72 के अंतर्गत काफ़ी महत्वपूर्ण अनुच्छेद है 72। इसमें राष्ट्रपति को क्षमादान करने की पावर है। किसी व्यक्ति को अगर कोई सज़ा हो जाती है, कोर्ट सज़ा देता है, तो उस सज़ा को क्या कर सकता है, दान कर सकता है, कम कर सकता है, दंडादेश दे सकता है, निलंबन किया जा सकता है, परिहार कम करना, लघुकरण भी कम होना, यानी किसी की सज़ा को कम कर सकता है। 10 साल है, किसी की सज़ा को 5 साल कर सकते हैं, या उसकी मृत्युदंड है तो मृत्युदंड को क्या कर सकते हैं, कारावार आजीवन दे सकते हैं उसे, यानी उसकी सज़ा को कम या उसकी प्रकृति को बदल सकते हैं सज़ा को। तो ये प्रावधान अनुच्छेद 72 में किया गया है, राष्ट्रपति को पावर। इसके साथ साथ सेना, अगर कोई सेना के न्यायालय होते हैं, वो भी सजा के मामलों को क्या कर सकते हैं, राष्ट्रपति कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अनुच्छेद 73 महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। संघ की जो कार्यपालिका शक्ति है उसका विस्तार कैसे होगा, और 74 में राष्ट्रपति, यहाँ पर राष्ट्रपति के पास जो पावर दी थी उसके लिए वो पावर छीन ली जाती है, जिसमें लिखा हुआ है कि मंत्रिपरिषद का राष्ट्रपति को परामर्श एवं सहयोग, यानी राष्ट्रपति की जो कार्यपालिका शक्ति है उसको परामर्श देने के लिए क्या होगी, एक मंत्रिपरिषद होगी, और उसी के परामर्श के आधार पर ही राष्ट्रपति क्या करेगा, अपने पद का प्रयोग करेगा। जितने भी कार्य हैं भारत की सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा या संघीय सरकार द्वारा जितने भी निर्णय किए जाते हैं, जो भी प्रस्ताव पास किए जाते हैं, या जितने भी पद का सृजन या किसी भी नियुक्ति की जाती है, वो सब राष्ट्रपति के नाम पर होती है। दूसरे देश से संधि भी राष्ट्रपति के नाम पर होती है, लेकिन वो सब मंत्रिपरिषद के द्वारा प्रयोग किया जाता है, यानी शक्ति का प्रयोग मंत्रिपरिषद करता है। सिर्फ नाम के लिए, एक मोहर के तौर पर सिर्फ राष्ट्रपति का नाम। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति को परामर्श देने के लिए क्या होगी, मंत्रिपरिषद होगी, और मंत्रिपरिषद का जो चुनाव होगा उसको, वो मंत्रिपरिषद कैसी बनेगी, तो वो मंत्रिपरिषद संसद के निम्न सदन लोकसभा की बहुमत दल के नेता, आपको ध्यान रखना है, बहुमत दल के नेता को क्या चुना जाएगा, प्रधानमंत्री चुनाया जाएगा, और प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। तो उसमें लिखा हुआ है मंत्रियों से संबंधित अन्य प्रावधान, यानी मंत्री जो होंगे उनका जो निर्णय होगा वो कौन करेगा, प्रधानमंत्री। लेकिन प्रधानमंत्री को कौन चुनेगा, राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, किस व्यक्ति की, जो व्यक्ति संसद के, लोकसभा के क्या करता है, बहुमत दल का प्रमुख नेता होता है, उसको प्रधानमंत्री के तौर पर नियुक्त की जाती है 75 के अंतर्गत। इसके बाद प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सलाह देगा कि इस व्यक्ति को मुझे मंत्री बनाना है, और उस व्यक्ति को मंत्री बनाया जाएगा प्रधानमंत्री की सलाह पर। 76 के अंतर्गत भारत का महान्यायवादी, जिसे हम बोलते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, तो भारत का महान्यायवादी 76 के अंतर्गत लिखा हुआ है प्रावधान में भारत सरकार द्वारा कार्यवाही का संचालन, यानी कार्यवाही सरकार द्वारा कैसे चलाई जाएगी, ये सब राष्ट्रपति जारी करता है आदेश की संसद की प्रक्रिया ऐसे चलानी है, सरकार का कार्रवाई ऐसी होनी है। 78 के अंतर्गत राष्ट्रपति को सूचना प्रदान करने के प्रधानमंत्री के दायित्व, इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, ये पेपर में भी कई बार आ गया है कि प्रधानमंत्री का ये दायित्व होगा कि यदि राष्ट्रपति किसी भी विधेयक से संबंधित या किसी भी ऐसे मुद्दे से संबंधित जिसको प्रधानमंत्री को लगता है, राष्ट्रपति को लगे कि वो प्रधानमंत्री से सूचना मंगा सकता है, तो ये उसका दायित्व होगा कि वो राष्ट्रपति को तत्काल तौर पर सूचना, या राष्ट्रपति ये भी कह सकता है प्रधानमंत्री से कि आप अपनी मंत्रिपरिषद में इस विषय पर चर्चा कराओ, या कोई ऐसी अनिवार्य विषय हो उस पर बात करा सकते हैं, उस पर उनसे मंत्रणा ले सकते हैं कि आप इस विषय को अपने मंत्रिपरिषद के पटल पर रखो। तो ये दायित्व होगा प्रधानमंत्री का कि उसके लिए सूचना उपलब्ध कराना। इसके बाद 85 में संसद के सत्र सत्रावसान और भंग करना, ये सब राष्ट्रपति के पास पावर होती है कि सत्र को कब बुलाना है, ठीक है, और उसको कब सत्रावसान करना है, तो राष्ट्रपति उसको क्या करता है, जारी करता है। अनुच्छेद 111 के अंतर्गत संसद द्वारा जो भी पारित हो जाएंगे विधेयक, उन विधेयकों को राष्ट्रपति के पास पावर होती है कि उसको रोक सकता है, पास करना है या अपने पास रखना है। तो कोई भी विधेयक जब तक कानून नहीं बनता है, जब तक वो संसद से पास होने के बाद राष्ट्रपति के पास नहीं हो जाता है। संसद के 2 सदन हमने पढ़े, लोकसभा और राज्यसभा, और संसद का निर्माण सिर्फ लोकसभा राज्यसभा से नहीं होता है, इसके साथ राष्ट्रपति भी होता है, क्योंकि संसद एक विधायिका है, और विधायिका से तात्पर्य है कि कानून को बनाना, और कानून कब बनेगा, जब राष्ट्रपति साइन करेंगे। इसका मतलब राष्ट्रपति विधायिका में भी आ जाते हैं। तो संसद में विधायिका है, लेकिन संसद के अंदर राष्ट्रपति भी है, यानी राष्ट्रपति उस कानून को जब तक साइन नहीं कर देंगे तब तक वो प्रस्ताव कानून नहीं बनेगा। तो आपको ध्यान रखना है 111 के अंतर्गत राष्ट्रपति के पास पावर होती है कि किसी भी विधेयक को जो उसके विचारार्थ आया है उसको क्या कर सकता है, अपने पास रख सकता है, और उसने अपनी जेब में रख लिया, उसे बोलते हैं जेबी वीटो, इनके पास वीटो पावर होती है कि उसको अपने जेब में रख लेता है, कुछ नहीं कहता, ना तो हाँ कहता है ना कहता है, तो वो कानून एक तरीके से उसके लिए ख़त्म हो जाता है। इसके अलावा उसके पास ये अधिकार होता है कि उस जो कानून उसके पास आया है बनकर विधेयक, उसको वापस कर सकता है कि वापस इसे देखो, आप इसमें कोई खामी तो नहीं देखी, जल्दबाजी में आपने नहीं किया हो, तो ऐसी स्थिति में वापस कर देता है। लेकिन इसमें एक शर्त है, अगर वो वापस करने के बाद वापस उसी विधेयक को
पास करके भेज देती है संसद, तो राष्ट्रपति को उस पर साइन करने पड़ेंगे। दूसरे में क्या है, और तीसरे में पढ़ते हैं कि यदि कोई भी ऐसा विधेयक जहाँ पर राष्ट्रपति को लगता है कि ऐसी सरकार ने पास किया है जो सरकार जाने वाली है, या जिस सरकार का लोकसभा में बहुमत नहीं है, या ऐसा लगता है कि ये सरकार ने अपने अंतिम समय, मान लो चुनाव होने वाले, चुनाव से पूर्व यदि ऐसी अवस्था में या अल्पमत में सरकार होती है और वो कोई कानून बना देती है, तो राष्ट्रपति को उसको क्या कर सकता है, रोक के रख सकता है कि ये आप अभी मोरलिटी के आधार पर इस कानून को बनाने के हकदार नहीं हो, क्योंकि आपके पास क्या नहीं है, बहुमत नहीं है, आप पूरी तरह से सरकार को चलाने की स्थिति में नहीं हो। इसके बाद ये सिर्फ उन्हीं कानून को रोक सकता है जिसमें धन विधेयक, यदि कोई धन विधेयक हो तो धन विधेयक को राष्ट्रपति को क्या करना पड़ेगा, पास करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसकी एक शर्त है कि धन विधेयक को राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति ली जाती है। जब आपसे पहले ही पूछ लिया तो आप रोकोगे क्यों? ठीक है, तो राष्ट्रपति धन विधेयक को नहीं रोकते हैं क्योंकि उनसे पहले ही अनुमति ली जाती है। इसके अलावा संविधान संशोधन, यदि संविधान में संशोधन का प्रस्ताव है तो राष्ट्रपति को उस पर साइन करने पड़ेंगे। इसके बाद अगर क्या आता है कि राज्य, यदि किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन होता है तो उसको भी राष्ट्रपति को साइन करने पड़ेंगे। तो ये आपको 3 ध्यान रखनी है, धन विधेयक, संविधान संशोधन और राज्य की सीमाओं में परिवर्तन को राष्ट्रपति को अनुमति देनी होती है। 112 में संघीय बजट वार्षिक वित्तीय विवरण आता है, जिसमें हम बजट बोलते हैं। अब आप देखेंगे राष्ट्रपति संसद को बुलाते हैं, सत्र को बुलाते हैं, तो वो अपने अभिभाषण देते हैं संसद के लिए। तो पहला अभिभाषण हर वर्ष दिया जाता है, हर वर्ष की पहली बैठक, पहला सत्र बोल सकते हैं। यानी पहले सत्र में राष्ट्रपति हर वर्ष के मार्च में होता है, जैसे हम बजट सत्र बोलते हैं, तो बजट सत्र की पहली मीटिंग को राष्ट्रपति अभिभाषण देते हैं। इसके अलावा जब भी नई सरकार बनती है, जब भी नई सरकार चुन के आती है, उसके पहले बजट में, पहले सत्र को कह सकते हैं, पहले सत्र को भी राष्ट्रपति क्या देते हैं, भाषण देते हैं, यानी उनको संयुक्त बैठक लेते हैं। 123 काफ़ी महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, इसमें राष्ट्रपति को पावर है अध्यादेश जारी करने की। अध्यादेश का तात्पर्य है कि यदि ऐसी स्थिति हो कि देश में कानून की आवश्यकता तात्कालिक तौर पर हो, अभी ज़रूरत हो कानून की, कोई भी ऐसा कानून जिसकी आवश्यकता तात्कालिक तौर पर हो लेकिन संसद नहीं हो, तो ऐसी स्थिति में बनाने के लिए अध्यादेश जारी करने की पावर दी गई है राष्ट्रपति को। कि वो पावर इसलिए दी जाती है कि आपको अनिवार्य तौर पर अभी ज़रूरत है, तो आप तात्कालिक तौर पर उस समय क्या कर लें, अध्यादेश के द्वारा उस कानून को बना सकते हैं। और वो कानून सेम माना जाएगा जैसा संसद द्वारा पास होता है, यानी वो असली कानून समझो। ऐसा नहीं कि अध्यादेश जारी किया तो उसकी पावर कम है, उसकी सेम पावर रहेगी। और इसका जो अवधि रहेगी वो रहेगी 6 माह। 6 माह क्यों? क्योंकि एक सत्र से दूसरे सत्र की अवधि 6 माह होती है। तो यदि सत्र 3 महीने बाद हो तो ध्यान रखना ये 6 माह नहीं होगा नियम। फिर उसका नियम ये है कि जब भी नया सत्र होगा उस सत्र के बाद 6 सप्ताह और रहना है, यानी उस किसी भी अध्यादेश को पारित करने की तारीख से अगले सत्र तक प्लस उसमें 6 सप्ताह और जोड़ दो आप, तो उसका समय कितना है अध्यादेश का? तो अध्यादेश की जो अवधि होती है वो एक सत्र के बाद दूसरा सत्र जब चालू होता है, साथ ही साथ उसे 6 सप्ताह में पास होना जरूरी है। तो आप 6 सप्ताह याद रखो कि अध्यादेश जारी होने से लेकर उसके अगले जब भी सत्र बैठेगा उस सत्र में उसे पास होना होगा 6 सप्ताह के अंदर। 143 में राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेने की पावर है। यदि राष्ट्रपति को लगता है कि कोई ऐसा विषय आ गया है जो कानूनी तौर पर थोड़ी इसमें पेचीदगी है, तो उससे राष्ट्रपति सलाह ले सकते हैं सुप्रीम कोर्ट से। और सुप्रीम कोर्ट इसमें बाध्य नहीं है कि उसे सलाह देनी है, और राष्ट्रपति भी इसमें बाध्य नहीं है कि उस सलाह को मानना ही मानना है। तो आप कितना आसान, कितना मज़ेदार बात है कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है और सुप्रीम कोर्ट भी सलाह देने के लिए बाध्य नहीं है। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि थोड़ा सा नजाकत को समझ जाता है, वो सलाह देते हैं, वो सलाह उनकी अक्सर मान ही लेते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट की सलाह ले सकते हैं, उनकी पास पावर होती है और सुप्रीम कोर्ट उनको सलाह देगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे भारत के प्रमुख राष्ट्रपति जो चुनाव में जीते हैं। और इधर ये जितने भी राष्ट्रपति इधर ये लिखे हैं वो भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे हैं। ये सब वो राष्ट्रपति हैं जिन्होंने चुनाव में विजयी घोषित हुए हैं। तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति आपको पता होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये 50 से 62 तक, यानी 2 बार इन्होंने चुनाव जीता। डॉक्टर एस राधाकृष्णन 62 से 67 तक रहे हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के तीसरे राष्ट्रपति व प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे, और ये अपने पहले ऐसे राष्ट्रपति थे जो अपने कार्यकाल के दौरान ही इनकी मृत्यु हो गई थी। और इनके बाद कार्यवाहक राष्ट्रपति बीबी गिरी को बनाया जाता है। उस समय तत्कालिक तौर पर बीबी गिरी उपराष्ट्रपति थे। लेकिन मैंने आपको पढ़ाया कि बीबी गिरी ऐसे समय में जब राष्ट्रपति की मृत्यु के बाद जब राष्ट्रपति का चुनाव हुआ तो बीबी गिरी चुनाव में भाग लेने जब
कूद गए चुनाव में, तो ऐसी स्थिति में उन्हें पद छोड़ना पड़ा। तो ये दोनों, एक व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है, इन्होंने छोड़ दिया पद। तो एम हिदायतुल्लाह जो भारत के उस समय तत्कालिक मुख्य न्यायाधीश थे, उन्होंने राष्ट्रपति का कार्यवाहक पद संभाला। और बीबी गिरी उसके बाद जीत जाते हैं और 69 से 74 तक बनते हैं। ये चुनाव काफ़ी दिलचस्प रहा। मैंने आपको पढ़ाया कि बीबी गिरी जिस चुनाव में जीते थे उस चुनाव में तृतीय यानी सेकंड राउंड की वोटिंग को काउंट किया गया था, यानी सेकंड प्रेफरेंस जो होती है, आपने बताया, मैंने आपको पहले पढ़ाया कि दूसरी वरीयता को भी ध्यान रखा गया था, क्योंकि ये चुनाव काफ़ी एक रोचक चुनाव था, क्योंकि इस चुनाव में ये निर्दलीय प्रत्याशी थे बीबी गिरी, और इन्होंने नीलम संजीव रेड्डी जो कि कांग्रेस के तत्कालिक तौर पर कांग्रेस के प्रत्याशी थे उनको हराया था, क्योंकि इंदिरा गांधी ने सपोर्ट कर दिया था बाहर से बीबी गिरी को। और इसमें एक बहुत फेमस, उन्होंने अपने सांसदों से कहा था कि आप अपने दिल की अंतरात्मा की आवाज़ से वोट देना है। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस में इसमें दो फाड़ बन गए थे, एक कांग्रेस आई और एक कांग्रेस ओ। तो जितने भी सिंडिकेट के कांग्रेस के लोग थे पुराने, के कामराज और मोरारजी देसाई तथा महत्वपूर्ण जो नेता थे बड़े बड़े, उनको नज़रअंदाज करते हुए बीबी गिरी इंदिरा गांधी के सहयोग से जीत जाते हैं। 69 से 74 तक ये राष्ट्रपति के पद पर रहते हैं। इसके बाद फ़खरुद्दीन अली अहमद ये भी अपने कार्यकाल पूरा नहीं कर पाते हैं, और उनके बाद बी डी जत्ती वापस कार्यवाहक राष्ट्रपति बनते हैं। इसके बाद वापस नीलम संजीव रेड्डी को फिर चुनाव में उतारा जाता है। तो कितनी मज़ेदार बात है कि नीलम संजीव रेड्डी जो बीबी गिरी से हारने के बाद वापस 77 में लड़ते हैं, और इस बार चुनाव कैसे जीतते हैं? निर्विरोध। ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये चुनाव निर्विरोध जीत जाते हैं, क्योंकि पिछली बार किसी व्यक्ति को हरा दिया था, धोखा हो गया था। तो इस बार सब लोगों ने कहा कि यार इस व्यक्ति के साथ धोखा हो गया, सभी की सहानुभूति थी। तो ऐसी स्थिति में नीलम संजीव रेड्डी के खिलाफ कोई व्यक्ति चुनाव में नहीं उतरता है। आपको एक बात और ध्यान रखनी, बीबी गिरी एक भारत के ऐसे राष्ट्रपति रहे हैं जो मजदूर संघ से जुड़े हुए थे, ठीक है। ज्ञानी जैल सिंह के समय में एम हिदायतुल्लाह एक कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर रहते हैं, लेकिन ऐसा ये मत सोचना कि ज्ञानी जैल सिंह की मृत्यु हो जाती है। वो कार्यकाल पूरा करते हैं, बीच में वो विदेश चले जाते हैं, उनको बीमारी हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में एम हिदायतुल्लाह राष्ट्रपति का पद संभालते हैं। और आपको याद होगा एम हिदायतुल्लाह पीछे भी, अगर आपको याद हो तो एम हिदायतुल्लाह आपने पीछे भी देखा होगा। तो इस समय एम हिदायतुल्लाह एक कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर हैं एज ए उपराष्ट्रपति। ये उपराष्ट्रपति थे उस समय तत्कालिक तौर पर, लेकिन पीछे वो क्या थे? पीछे एम हिदायतुल्लाह क्या थे? CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे यहाँ पर। और वापस क्या बन जाते हैं? उपराष्ट्रपति, क्योंकि इन्होंने एक बार, आप कैसे कह सकते हैं, एक बार स्वाद चख लिया था राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद का। तो वापस चुनाव में जीत के उपराष्ट्रपति बन जाते हैं, और ज्ञानी जैल सिंह के साथ एक कार्यवाहक तौर पर कुछ समय के लिए रहते हैं, और 87 तक रहते हैं ज्ञानी जैल सिंह। आर वेंकटरमण 87 से 92, और डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा 92 से 97, KR नारायण 97 से 2002, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम 2002 से 2007 तक रहते हैं, श्रीमती प्रतिभा पाटिल 2007 से 2012 तक, और प्रणब मुखर्जी जो 13वें थे 2012 से 17 तक रहते हैं। और वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति 14 नंबर रामनाथ कोविंद 2017 से अब तक। तो आपने राष्ट्रपति के बारे में संविधान में जो प्रावधान दिए गए हैं, हमने उनका अध्ययन किया। धन्यवाद।